हेलो मेरे स्टूडेंट, प्रिय रामानुजन एवं शकुंतला देवी, ध्यान से सुनिए। आप सभी मेरे लिए रामानुजन और शकुंतला देवी हैं, ठीक है। कल तक मतलब पिछले वीडियो में हमने क्या किया है सम्मिश्र संख्या का उद्भव विकास कैसे हुआ, आई को आयोटा क्यों कहते हैं, है ना, ये सब जान चुके हैं। सम्मिश्र संख्या का प्रतीक चिन्ह क्या है, जेड है। इसका हमारा जो पहला पद है वो क्या है, वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग। और ये हमारा क्या है, अधिकल्पित या फिर इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर शून्य होता है तो उसका वास्तविक भाग और अधिकल्पिक भाग दोनों एक साथ शून्य होता है, तब हम क्या कहेंगे, z बराबर शून्य। मतलब a बराबर शून्य और b बराबर शून्य। यह हमारा क्या है, वास्तविक, और b हमारा क्या है, काल्पनिक। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं हम। जिस प्रकार से हम नौवीं में देखे थे, हमारा हर में कोई अपरिमेय संख्या है तो हर को परिमेय बदलने के लिए क्या करते थे, उसके परिमेयकारी से गुणा करते थे। कैसे गुणा करते थे, हमारे पास a धन करणी भी है तो ये मान लीजिए हर में है तो इसमें हम किसका गुणा करते थे, a ऋण करणी b का, हर में भी और अंश में भी। जो बच्चे नौवीं में हर का परिमेयकारी किए हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको इतना पता हुआ है, इसका परिमेयकारी ये है और इसका परिमेयकारी ये है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे सम्मिश्र संख्या में भी इसका परिमेयकारी होता है। जैसे हमारे पास ये क्या है, z बराबर a धन ib, a धन ib। कब, जो हर में हमारा सम्मिश्र संख्या रहता है, क्या हर में a धन ib रहता है तो हर को सम्मिश्र संख्या न रख करके उसे हम क्या बनाएंगे, वास्तविक संख्या बनाएंगे। तो वास्तविक संख्या बनाएंगे तो जिस प्रकार से उसमें हम इसके बीच उसका परिमेयकारी क्या था, परिमेयकारी के बीच में चिन्ह अपोजिट था, यहाँ धन था तो इधर ऋण a ऋण ib और इधर ऋण रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, धन। कहने का तात्पर्य a धन b का जो अपना सम्मिश्र संख्या है उसे वास्तविक बनाने के लिए जिस संख्या का हम गुणा करते हैं उसे उसका क्या बोलते हैं, a ऋण b का संयुग्मी, समयुग्मी, अर्थात ये इसका युग्म है और ये इसका युग्म है। ठीक है, a धन b, a धन ib का संयुग्मी, a ऋण ib, a ऋण ib का संयुग्मी a धन ib। इसे हम प्रतीकात्मक रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे, z बराबर a धन ib का संयुग्मी क्या हो जाएगा, a ऋण ib। ये क्या है हमारा संयुग्मी। संयुग्मी को यदि हमें दर्शाना है सांकेतिक रूप में तो कैसे दर्शाएंगे, कुछ नहीं करना है, जो हमारा सम्मिश्र संख्या का प्रतीक है उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात z बार बराबर a ऋण ib। ओके, उदाहरण के लिए हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है
1 धन 2 आयोटा क्या है हमारा जेड। तो इसका संयुग्मी अर्थात जेड बार क्या हो जाएगा, ए रीड 2 माइनस ए रीड 2 आयोटा। यहां पर हमारे जेड बराबर कोई संख्या है रीड 4 धन 3 आयोटा, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, रीड 4 रीड 3 आयोटा। तो हमें ध्यान रखना है, हम संयुग्मी बदलेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह बदलेगा। यहाँ धन था, यहाँ ऋण, यहाँ धन था, यहाँ ऋण। और एक और एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ 4 माइनस 3 आयोटा यहाँ ऋण है, तो इसका संयुग्मी में क्या आ जाएगा, 4 धन 3 आयोटा। आशा करता हूँ संयुग्मी का अर्थ क्लियर हो गया होगा। ओके, नोट कर लीजिएगा। हमारा कोर कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट जो भी हो 9वीं से 12वीं तक रहता है, इस कारण से अध्ययन में रुचि रखते हैं आप गणित के क्षेत्र में, तो इसे जानना अनिवार्य है और इसे साथ लेकर चलना पड़ेगा यदि आगे गणित में उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। इसको बहुत है, यदि किसी दिन समय रहता है मेरे पास तो इसके बारे में हमारा सम्मिश्र संख्या का क्या क्या उपयोग है, किस किस फील्ड में कैसा उपयोग होता है, इसके आने से हमारा क्या क्या चीज़ आसान हो गया उसके बारे में और सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए अब कुछ बातें जानते हैं। संयुग्मी संख्या का गुणधर्म। यदि हमारे पास कोई परिमेय, सॉरी, हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है, क्या सम्मिश्र संख्या जेड है, तो जेड का संयुग्मी क्या हो जाएगा, जेड बार, अर्थात ए धन आयोटा बी का संयुग्मी क्या हो जाएगा, ए ऋण आयोटा बी। ठीक है, अब किसी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी का और संयुग्मी लेंगे, किसी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का और संयुग्मी लेंगे, अर्थात सम्मिश्र संख्या के बार के ऊपर और बार लगाएंगे, तो वो हमारा जो ये संयुग्मी जिस संख्या का है वही संख्या पुनः आ जाएगा, वही संख्या पुनः आ जाएगा। वो कैसे चलिए बताता हूँ। जैसे हम ऋण का गुणा 2 बार करते हैं तो धन आता है, 3 बार करते हैं तो ऋण आता है, 5 बार करेंगे तो ऋण, 8 बार करेंगे तो धन। उसी प्रकार से संयुग्मी को हम सम टाइम ले तो वही संख्या, वही सम्मिश्र संख्या आ जाता है। संयुग्मी को हम विषम टाइम ले, संयुग्मी पर संयुग्मी और संयुग्मी पर संयुग्मी, तो संयुग्मी संख्या प्राप्त होगा। ये कैसे होता है, चलिए एक उदाहरण के तौर पर करते हैं। जस्ट हम यहाँ बताए हैं आप लोगों को, ए धन आयोटा बी का संयुग्मी क्या हो जाएगा, ए ऋण आयोटा बी। अर्थात अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए ऋण आयोटा बी का क्या लेंगे, संयुग्मी, अर्थात इस पर बार लगाएंगे, सरल करेंगे, तब क्या हो जाएगा ए। अब इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, इसमें चिन्ह बस बदलेगा, ये ऋण है तो इधर क्या हो जाएगा, धन आयोटा बी। तो आप लोग अवलोकन करेंगे तो पाएंगे, ध्यान से देखिए,
पहले क्या था, इसका संयुग्मी ये और इसका संयुग्मी पुनः क्या आ गया हमारा ये, ठीक है। अर्थात संयुग्मी का संयुग्मी हमारा पूर्व जो परिमेय सम्मिश्र संख्या था वही आएगा। और इस संख्या का यदि हम पुनः संयुग्मी लेते हैं तब हमारा क्या आएगा, ए रीड आयोटा बी, जैसे मैं बताया था। सबसे पहले हमारा क्या है, जेड हमारा ये है, जेड का संयुग्मी क्या है ये, अर्थात क्या है। अब इसका संयुग्मी ले रहे हैं तब क्या आया, ये आया। अब संयुग्मी संयुग्मी हमारा जेड आ गया। अब जेड का फिर से संयुग्मी ले आए तो क्या हो गया, संयुग्मी आ गया। अर्थात संयुग्मी का संयुग्मी हमारा मूल सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। किसी संख्या का 2 बार संयुग्मी लेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, 3 बार लेंगे तो उसका संयुग्मी प्राप्त होगा, ओके। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी सम्मिश्र संख्या को उसके संयुग्मी के साथ जोड़े तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। वो कैसे होते हैं देख लेते। चलिए, हमारा जेड क्या है, हमारा एक सम्मिश्र संख्या ए धन आयोटा बी, और उसका संयुग्मी क्या हो गया, जेड बार ए रीड आयोटा बी। दोनों तरफ प्लस कीजिए, इधर भी इधर भी, तब क्या हो जाएगा, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को शून्य कर देगा। अब यहाँ वास्तविक भाग बच रहा है तो ये वास्तविक भाग हमारा क्या हो जाएगा, 2a, और यहाँ क्या हो जाएगा, जेड धन जेड बार। अर्थात सम्मिश्र संख्या और उसका संयुग्मी का योग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या। बताया था कि नहीं, पहला भाग हमारा क्या होता है, वास्तविक। और इसी में हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, यदि सम्मिश्र संख्या ए धन आयोटा बी को उसके संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या से उसके संयुग्मी को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, काल्पनिक भाग प्राप्त होता है। कैसे, चलिए, इस संख्या सम्मिश्र संख्या से उसके संयुग्मी को माइनस करते हैं, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस था माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था माइनस में माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो ये भी धन हो गया, ये भी धन हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, 2 आयोटा बी, और यहाँ धनात्मक यहाँ ऋणात्मक, ये वास्तविक भाग हमारा क्या हो गया, 0। अर्थात जेड से हम उसके संयुग्मी माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। अब तक कि हम क्या समझे, जब सम्मिश्र संख्या उसके संयुग्मी को जोड़ते हैं तो वास्तविक प्राप्त होता है, और सम्मिश्र संख्या से उसके संयुग्मी माइनस करते हैं तो हमें काल्पनिक भाग प्राप्त होता है। अब चौथा नियम हमारा क्या कहता है, 2 सम्मिश्र संख्या है हमारे पास, Z1 A1 धन आयोटा B, Z2 है हमारा क्या, A2 धन आयोटा B2,
इसका हम योग करके Z1 धन Z2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 धन A2 धन, दोनों से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, B1 धन B2, दोनों का योग का हम संयुग्मी ले, तब वह योगफल दोनों के संयुग्मी के योगफल के बराबर होता है। अर्थात Z1 का संयुग्मी क्या हो जाएगा, A1 माइनस आयोटा B1, Z2 का संयुग्मी क्या हो जाएगा, A2 माइनस आयोटा B2। चलिए दोनों का योग कीजिए, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। Z1 का बार धन Z2 का बार बराबर A1 धन A2 ऋण आयोटा B1 धन B2। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, चलिए Z1 धन Z2 का संयुग्मी बराबर Z1 का संयुग्मी धन Z2 का संयुग्मी। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो हमें यही प्राप्त होता है। इसे ध्यान में रखने, ये आगे हमारा काम आएगा। और एक महत्वपूर्ण नियम है, चलिए इसे यहीं पर 5 बजे देखते हैं। हमारे पास Z1 गुणा Z2 का संयुग्मी, दो परिमेय सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल का संयुग्मी उसके संयुग्मी के गुणनफल के बराबर होता है। उसी प्रकार से इसका एक उप प्रमेय है, Z1 भागित Z2 का संयुग्मी बराबर Z1 का संयुग्मी भागित Z2 का संयुग्मी। इसे ध्यान में रखना, जब आगे हम प्रश्न अभ्यास करेंगे तब काम आएगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज है उसे देख लेते हैं। यदि हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या का सिर्फ वास्तविक भाग है तो उसे वास्तविक और अधिकल्पित भाग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमारा वास्तविक भाग दिया हुआ है लेकिन हमारा अधिकल्पित भाग क्या है, 0, अर्थात b का मान यहाँ क्या है, 0। उसी प्रकार से हमारा किसी सम्मिश्र संख्या में सिर्फ अधिकल्पित भाग है b आयोटा b, तो उसे हम वास्तविक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा 0 है, 0 धन आयोटा b। ठीक है, जितने भी आप लोगों को रिजल्ट बता रहे हैं वो आगे काम आएगा, ध्यान रखिएगा। इस क्लास में भी काम आएगा और आगे पढ़ाई करेंगे फिर भी काम आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का योग।
व्यवकलन गुणा और भाग कैसे करते हैं। हमारे पास दो समिश्र संख्या है Z1 बराबर A1 धन I B1, दूसरा समिश्र संख्या है Z2 बराबर A2 I B2। दो समिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो ध्यान रखना है हमें अधिकल्पित भाग को भी अधिकल्पित के साथ जोड़ेंगे और वास्तविक को वास्तविक के साथ जोड़ेंगे, अर्थात इमेजनरी को इमेजनरी से आयोटा B1 धन B2 और रियल को रियल के साथ A1 धन A2। ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास दो समिश्र संख्या है, एक है Z1 A धन आयोटा B, दूसरा है Z2 C धन आयोटा D। पहले से दूसरे को घटाना है, जैसे हम योग किए हैं इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, रियल को रियल के साथ, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, इमेजनरी से इमेजनरी को घटाएंगे, अर्थात B से B और A से C। ठीक है। विशेष ध्यान रखना है जब भी हम संक्रिया करेंगे, जोड़ घटाव, ठीक है, एडिशन एंड विकलन, तब क्या करेंगे, इमेजनरी के साथ इमेजनरी और रियल के साथ रियल। चलिए इसे लेफ्ट साइड में लिखा हूँ, दोनों को लिख देता हूँ, Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2। ओके। अब दो समिश्र संख्या का हम गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे। हमारे पास एक समिश्र संख्या है A धन आयोटा B, दूसरा है Z2 बराबर C धन आयोटा D का हम गुणा करेंगे, अर्थात Z1 गुणा Z2, तब क्या हो जाएगा, A धन आयोटा B गुणा C धन आयोटा D। तो जैसे हम बहुपद में अब तक गुणा किए हैं, बहुपद में, परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में, वैसे ही गुणा करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ओके। पहला पद का गुणा पहले के साथ, अर्थात A का गुणा C के साथ, क्या हो जाएगा, AC। अब A का गुणा आयोटा D के साथ, तब क्या हो जाएगा, आयोटा AD। अब पहला पद का गुणा इस पूरे के साथ हो गया। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप लोग एक स्टेप ऐसा ले सकते हैं, उस पहला का गुणा इस पूरे के साथ हो गया। अब आयोटा B का गुणा इस पूरे के साथ करेंगे, C धन आयोटा D। ठीक है। ये आयोटा D है, ID नहीं समझना है। ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा A का गुणा C से, अर्थात AC धन A का गुणा आयोटा D से, मतलब आयोटा पहले आ जाएगा AD। अब यहाँ आयोटा B का गुणा इसके साथ, तब क्या हो जाएगा, यहाँ आयोटा BC। अब हमारा वास्तविक के साथ वास्तविक कर रहे थे और अधिकल्पित को अलग कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी इमेजनरी है, यहाँ भी इमेजनरी है। इमेजनरी का गुणा इमेजनरी से, अर्थात आयोटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आयोटा है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा का वर्ग, उसके बाद क्या हो जाएगा, B का गुणा D से, B गुणा D। ओके। थोड़ा सा और सरल करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा AC धन आयोटा AD धन आयोटा BC। अब हम पिछले क्लास में पढ़े थे तो क्या जाने थे, करनी के अंदर हमारा क्या था, ऋण 1, तो इसे हमारा यूलर ने क्या मान दिया था, आयोटा। अब इसका वर्ग करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, ऋण 1 बराबर आयोटा का वर्ग। ओके।
उसी का यहाँ उपयोग करेंगे। यहाँ पर आयोटा का वर्ग है तो इसके जगह हम क्या उपयोग करेंगे, ऋण 1 गुणा बी डी। ऋण 1 का गुणा बी डी से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण बी डी। ओके, अब सरल करते हैं। यहाँ पर हमारा ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, वास्तविक को अलग लिख लेते हैं। ये हमारा अधिकल्पित है अर्थात इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी है। जैसे उसमें अपरिमेय संख्या में अपरिमेय का योग अपरिमेय से करते थे, परिमेय का योग परिमेय से करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। कुछ नया नहीं है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। ए सी ऋण बी डी, धन दोनों से आयोटा बाहर, यहाँ ए डी धन बी सी। ओके, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। पहला स्टेप पे गुणा इस पूरे के साथ हो गया, दूसरे स्टेप पे गुणा पूरे के साथ। अब ए का गुणा सी से ए सी, ए का गुणा आयोटा डी से तो आयोटा ए डी, उसी प्रकार से आयोटा बी का गुणा बी से सी से तो आयोटा बी सी, उसी प्रकार से आयोटा बी का गुणा आयोटा डी से तो आयोटा का वर्ग बी का गुणा डी से बी डी। ठीक है, अब सरल करेंगे तो यहाँ क्या किए हैं, आयोटा वर्ग की जगह ऋण 1 और यहाँ पर बी डी। बाकी स्टेप हमारा सेम है। अब यहाँ वास्तविक भाग को अलग लिखे हैं और अधिकल्पी भाग को अलग लिखे हैं। ओके, अब आते हैं लास्ट और महत्वपूर्ण। जब हमारे पास दो परिमेय संख्या है Z1 ए धन आयोटा बी और दूसरा परिमेय संख्या है सी धन आयोटा डी। पहला को हम दूसरा से भाग देंगे तो कैसे लिखेंगे, Z1 बटा Z2 बराबर ए धन आयोटा बी बटा सी धन आयोटा डी। लेकिन हमारा भाग तो हो गया है, लेकिन वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे थे तो जब हमारा हर में कोई भी अपरिमेय संख्या था तो अपरिमेय को बनाने के लिए क्या किए थे, परिमेयकारी संख्या से इसका गुणा किए थे। उसी प्रकार से हम इस हर को क्या करना है, काल्पनिक नहीं रखना है। तो काल्पनिक को हटाने के लिए, इमेजिनरी को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके जो संयुग्मी है उसके साथ, हर का संयुग्मी के साथ हर और अंश में गुणा करेंगे। ठीक है, ये धन आयोटा बी बटा सी धन आयोटा डी। अब इसका संयुग्मी क्या है जी, संयुग्मी तो जस्ट कुछ क्षण पहले आप लोगों को बताए हैं। जिस प्रकार से हमारा परिमेयकारी में इसके बीच के चिन्ह का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर संयुग्मी में भी इसके चिन्ह का परिवर्तन होता है। यहाँ धन है तो इसके संयुग्मी में ऋण आ जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ संयुग्मी में धन आ जाएगा। संयुग्मी का गुणा करेंगे सी ऋण आयोटा डी, हर में कर रहे हैं तो अंत में भी करेंगे सी ऋण आयोटा डी। चलिए अब जैसे यहाँ पर गुणा किए हैं वैसे अंश के गुणा अलग करते हैं, हर के गुणा अलग करते हैं। तब क्या हो जाएगा, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एक बीजीय सूत्र लगाना है। कौन सा बीजीय सूत्र लगाना है, ए धन बी गुणा ए ऋण बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ठीक है, तो हर में क्या हो जाएगा हमारा सी का वर्ग ऋण आयोटा डी का वर्ग। अब ऊपर सरल करते हैं। जब ए बी ए का गुणा सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, ए का गुणा आयोटा डी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण आयोटा ए डी। उसी प्रकार से आयोटा बी का गुणा सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण आयोटा, सॉरी यहाँ धन है, यहाँ भी धन है तो यहाँ पर धन आयोटा बी सी। अब आयोटा यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, धन और ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण। अब हम आयोटा का गुणा आयोटा से करेंगे, मतलब आयोटा, एक मिनट, आयोटा ए डी। अब इसका धन आयोटा बी सी और यहाँ पर आयोटा, यहाँ धन है, यहाँ ऋण, धन और ऋण क्या हो जाएगा ऋण
यहाँ पर आयोटा आयोटा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा का वर्ग और यहाँ बी का गुणा बी से, अर्थात बी डी। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग खेवल करेंगे देखने का, ठीक। अब सरल करेंगे तब क्या हो जाएगा, ए सी ऋण आयोटा ए डी धन आयोटा बी सी। यहाँ पर आयोटा का वर्ग है, अर्थात आयोटा का वर्ग क्या आया है, ऋण 1, आयोटा का वर्ग ऋण 1 और यहाँ का ऋण क्या हो जाएगा, धन धन बी डी। अब हमारा हर साल वो करेंगे तो यहाँ सी वर्ग, यहाँ पर ऋण आयोटा का वर्ग अलग कर दीजिए और यहाँ डी का वर्ग अलग कर दीजिए। हर में हमारा क्या हो जाएगा, चलिए सी वर्ग ऋण आयोटा का वर्ग का मान क्या होता है, ऋण, तो इसका मान ऋण और इसके सामने ऋण है तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन डी वर्ग। अब अंश में जैसे पिछले बार किए थे, हमारा ये दोनों क्या प्राप्त हुआ, वास्तविक को अलग जोड़िए, ए सी धन बी डी और अधिकर्षित को अलग जोड़िए जी, अर्थात यहाँ क्या है, धन आयोटा बी सी ऋण ए डी। ओके, आशा करता हूँ क्लियर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दो परी में सम्मिश्र संख्या में दिया है तो पहला को दूसरा से भाग देना है। हर हमारा अधिकल्पित आ गया तो उसके संयोगी अधिकल्पित को हटाने के लिए क्या किए हैं, उसके संयोगी से हर अंश में गुणा किए हैं। इसे अपना अधिकल्पित को क्या बनाने के लिए, टेल बनाने के लिए, उसके बाद सरल किए, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब अगला गुण देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के मैं देख सकता हूँ। थोड़ा सा बेसिक में एक चीज और बचा है, क्या हमारा सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब मुझे पता नहीं आप लोग मापांक से परिचित है कि नहीं, लेकिन हमारे पास सदिश और अदिश में पढ़े हैं। अदिश में वह राशि है जो सिर्फ परिणाम को दर्शाता है और सदिश वह राशि है जो परिणाम और दिशा को भी दोनों को दर्शाता है। तो यहाँ पर मापांक का वही अर्थ है। मापांक हमारे पास कोई संख्या है क्या, ऋण 5, तो इसका ऋण 5 का हम मापांक लेंगे। मापांक अर्थात इसका परिमाण, बस इसमें चिन्ह जो भी है परिमाण लेंगे तो हम हमेशा क्या लेंगे, इसका धनात्मक मान, अर्थात ऋण 5 का परिमाण क्या आ जाएगा, 5। और 5 का भी यदि हम मापांक लेते हैं तो क्या आएंगे, 5 का भी मापांक क्या आएगा, 5। अर्थात चिन्ह सिर्फ हमें दिशा बताता है लेकिन मापांक सिर्फ हमें परिमाण बताता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम सम्मिश्र संख्या का मापांक लेते हैं। हमारे पास मान ली जाए कोई सम्मिश्र संख्या z है, ZA धन आयोटा B, तो इसका मापांक ज्ञात करते हैं हम। मापांक तो सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण देखते हैं, इसका वास्तविक मान रियल में कितना होगा। वो वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए। आप लोग कल्पना कीजिए, आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ए हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक आधार हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब।
तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालते थे? कर्ण निकालते थे, कर्ण का वर्ग। तब क्या निकालते थे? कर्ण का वर्ग अर्थात a का वर्ग धन b का वर्ग। ठीक है, वही हमारा क्या है? मापांक का वर्ग अर्थात z मापांक का वर्ग। अब हमें सिर्फ मापांक ज्ञात करना है, तो क्या करना है? दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो हमारा लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? z मॉड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। हमारा क्या करना है? मापांक लेना है, तो वास्तविक संख्या का वर्ग धन काल्पनिक संख्या का वर्ग का योग का वर्गमूल। ठीक है, आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट मेरा यही था। चलिए कुछ और मुख्य बातें हैं, दो चार, उसे देख लेते हैं, फिर आज का क्लास ब्रेक करेंगे। पहला है वही जो हम किए हैं, समिश्र के संयुग्मी का संयुग्मी क्या होता है? z। दूसरा हम क्या किए हैं? समिश्र और उसका संयुग्मी का योग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2a अर्थात वास्तविक। तीसरा हमारा क्या है? समिश्र संख्या से उसके संयुग्मी माइनस करेंगे तो हमें आयोटा बी अर्थात अधिकल्पित मिल जाएगा। चौथा क्या है हमारा? जब हम समिश्र और उसका संयुग्मी का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए धन आयोटा बी गुणा ए ऋण आयोटा बी अर्थात हमारा जो बीजीय सूत्र है लगाइए, ए का वर्ग ऋण आयोटा का वर्ग बी का वर्ग आयोटा का वर्ग बी का वर्ग, सरल करेंगे तो क्या आएगा? ए वर्ग धन बी वर्ग। ओके, एक चीज और बताना चाहूंगा, पांचवा और महत्वपूर्ण, हम मापांक के वर्ग को z गुणा z के बाद अर्थात समिश्र और उसके संयुग्मी के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, चलिए बाकी इसे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में और कोई सुधार की जरूरत होगा तो आप लोग कमेंट में अपनी राय अवश्य देंगे।